गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025897। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A can do a certain work in same time in which B and C together can do it। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, इससे हम ये कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर होगी। ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर होगी। फिर हमें कह रहे हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर जिस काम को 20 दिन में करते हैं, सी अकेला उसी काम को 100 दिन में करता है। सी अकेला उस काम को 100 दिन में करता है। तो सबसे पहले यहां से हम अगर टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या आएगा 100। ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5, सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 6। 6 में से आधी एफिशिएंसी ए की होगी और आधी बी और सी की होगी। मतलब ए की एफिशिएंसी 3, बी और सी की एफिशिएंसी 3। अब ए की एफिशिएंसी अगर 3, ए और बी की एफिशिएंसी 5, तो बी की एफिशिएंसी 2। तो हमें क्या पूछ रहा है, बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो बी का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 100, बी की एफिशिएंसी 2, तो 100/2 क्या आ जाएगा 50 डेज। बी इस काम को कितने दिन में करेगा 50 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। A mixture contain milk and water in the ratio 5:3. On adding 12 liter of water, the ratio of milk and water becomes 7:5. Find the total quantity of the original mixture. ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमारे पास क्या है 5:3। अब हमें कह रहे हैं इसमें 12 लीटर पानी मिलाने पर, 12 लीटर अगर पानी मिला लिया जाए तो इसमें क्या होगा, दूध और पानी का रेशियो क्या आएगा 7:5। तो हमें इनिशियल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी बतानी कि क्या है। तो देखो ध्यान देना, हमने ऐसा मान लिया कि मिल्क है 5x, वाटर है 3x। 5x 3 रहा, 3x में हमने 12 लीटर मिला दिया और रेशियो क्या हो गया 7:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 25x बराबर 7×3 = 21x प्लस 12×7 = 84। तो 4x की वैल्यू 84, तो x की वैल्यू क्या आई 21। x की वैल्यू 21 लीटर आई। तो इसका मतलब मेरे पास दूध कितना है 21 × 5 105 लीटर। पानी कितना 21 × 3 63 लीटर। तो इनिशियली मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 105 + 63 168 लीटर। इनिशियली टोटल क्वांटिटी कितनी 168 लीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। A ladder leads against a vertical wall. The top of the ladder is 8 meters above the ground. When the bottom of ladder is moved 2 meters further away from the wall, the top of ladder rests against the foot of the wall. What is the length of ladder? हमने एक सीढ़ी जो है वो दीवार के सारे 8 मीटर की हाइट पर खड़ी। अगर मैं सीढ़ी के बेस को 2 मीटर पीछे खींच लेता हूं, 2 मीटर पीछे खींच लेता हूं, तो ये सीढ़ी बिल्कुल धरातल पर ऐसे आ जाएगी। ये सीढ़ी बिल्कुल धरातल पर ऐसे आ जाएगी। ये जो सीढ़ी ऐसे थी, अगर मैं इसके बेस को यहां 2 मीटर पीछे खींच लेता हूं तो ये धरातल पर ऐसे आ जाएगी। तो सीढ़ी की लंबाई मुझे बतानी है। मान लिया सीढ़ी की लंबाई L मीटर, तो ये पूरी 2 मीटर यहां तक है, तो यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी L-2 मीटर। वो क्या होगी L-2 मीटर। तो हमें यहां से सीढ़ी की लंबाई बतानी। तो अपन क्या करें, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के। L-2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। तो L स्क्वायर -4L + 4 + 64 बराबर L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, 68 बराबर 4L।
तो L की वैल्यू 68/4, तो क्या आ जाएगी 17। तो हमारे पास इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, सीढ़ी की लंबाई 17 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54। A mole 100 meter long and 65 meter broad on surrounded by a cemented road of uniform width 5 meter. Find out the cost of the construction of the cemented road if the cost per square meter is 17.50 rupees. हमारे पास एक 100 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा मोल है। इसके चारों ओर हमने 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया। इस रास्ते को सिमेंटेड करने का खर्चा 17 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर बताना है कि क्या होगा। इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, 5 मीटर। तो देखिए ध्यान देना, यहां से अगर अपन देखें तो बाहर से इसकी जो लंबाई है वो 110 मीटर, बाहर से इसकी चौड़ाई 75 मीटर, बाहर से इसकी लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई क्या आएगी 75 मीटर। तो इसका बाहर का एरिया निकाल के अंदर का एरिया घटा दो तो सड़क का एरिया आ जाएगा। तो अगर अपन सड़क का एरिया निकालें तो क्या होगा, बाहर का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, अंदर का एरिया 100 × 65, तो क्या आ जाएगा 7500 8250 माइनस में 6500, तो क्या आया 1750 मीटर स्क्वायर। एरिया आया 1750 मीटर स्क्वायर। अब मुझे इसका खर्चा दे रखा है, एक्सपेंडिचर बताने 1750 मीटर स्क्वायर एरिया और खर्चा है 17 रुपये 50 पैसे, तो क्या बनेगा 175 का स्क्वायर। तो 175 का स्क्वायर अगर निकालें तो 2895 का स्क्वायर 25 85 170, इसको जोड़ देते 30625 रुपीज, 30,625 रुपये। तो इसका खर्चा कितना आ जाएगा 30,625 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। बस हमने इस सड़क का एरिया निकाल लिया, पूरे बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Two equal sum of money are lent at same time at 8% and 7% per annum simple interest. If the former is received 6 months earlier than the later and the amount on each case is 2560 rupees, what is the sum? मान लिया कि दोनों साइड है प्रिंसिपल P रुपए, टू इक्वल सम ऑफ मनी हमें दे रखी। पहले के लिए रेट है 8%, दूसरे के लिए रेट है 7%। पहले का टाइम अगर टी ईयर है तो दूसरे का टाइम क्या होगा T+1/2 ईयर। पहले का हमें कह रहे हैं पहली राशि दूसरी राशि की अपेक्षा 6 महीने पहले वसूल ली जाती है। तो पहले का टाइम अगर मेरे पास टी ईयर है तो दूसरी की वैल्यू T-1/2 ईयर। दोनों को इतने टाइम में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम मिलेगा। तो यहां से अपन अमाउंट दोनों की बराबर कर देते हैं, P × R × T/100 बराबर P × P प्लस अमाउंट बनानी है तो P + P × R × T/100। ये दोनों क्या होंगे बराबर, P से P कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ P से P कट जाएगा 80 बराबर 70 - 7/2, तो क्या आ जाएगा T बराबर 7/2। इसका मतलब पहला प्रिंसिपल हमने 3.5 साल के लिए रखा। अब हमें मिश्रधन पता है तो प्रिंसिपल बताने, टाइम हमारे पास आ गया 7/2 साल। तो अमाउंट के फॉर्मूले में वैल्यू रखते P × P प्लस P × R × T अपॉन में 100 बराबर 2560। तो यहां से क्या आ जाएगा P 2 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, 7P/25 बराबर 2560।
तो क्या आ जाएगा 32p बटा में 25 बराबर 2560। अगर अपन इसको काट दें 8 से गया 4 बार, 8 तिये 24, 16, 320, 4 से चला गया 80 बार, प्रिंसिपल 80 इंटू 20, 80 इंटू 25, तो क्या जाएगा 2000 रुपये। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल जो जमा कराया वो कितना था 2000 रुपये। अब देखिए ध्यान देना, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल चाहिए था कि प्रिंसिपल क्या होगा। हमने दो अलग अलग राशियों को जमा करा, दोनों का अमाउंट सेम था, टाइम का डिफरेंस था 1/2 ईयर। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया और फिर उसके बाद प्रिंसिपल निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 56। 6 pipes are fitted to a water tank. Some of these are fitting pipes, other are empty. Each fitting pipe can fill the tank in 9 hours. भरने वाली पाइप इसे 9 घंटे में भर सकती, एंड वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर। ये इसको 6 घंटे में खाली कर सकती। अगर मैं सारी पाइप को एक साथ खोल दूं तो टैंक हमारा कितने घंटे में फिल हो जाता है? 9 घंटे में। 9 घंटे में फिल हो जाता है। तो मुझे बताना है कि कितनी फिलिंग पाइप्स हैं। टोटल 6 नल है। अगर फिलिंग पाइप x नल मानूं तो बाकी इम्प्टिंग पाइप क्या होंगी? 6 - x। ये मिलकर इसको 9 घंटे में भर देते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 18 मटके। भरने वाला पाइप हर घंटे 2 मटके भरता है, खाली करने वाला 3 मटके खाली करता है। ये सब मिलकर इसको 9 घंटे में भर देते हैं, मतलब सबकी एफिशिएंसी क्या? 2। अगर x भरने वाले पाइप थे, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी 2, तो x पाइप की एफिशिएंसी 2x। खाली करने वाले की एफिशिएंसी 3, तो 6 - x पाइप की एफिशिएंसी इतनी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है? 2। तो क्या आएगा? 2x - 18 + 3x बराबर 2। तो यहां से क्या आएगा? 5x बराबर 20, तो x बराबर 4। मतलब भरने वाले पाइप कितने? 4, और खाली करने वाले कितने? 2। क्योंकि हर भरने वाला पाइप 2 मटके भरेगा, तो 4 पाइप मिलकर 8 मटके भरेंगे। 2 खाली करने वाले पाइप में हर पाइप मिलकर 3 मटके खाली करेगा, तो 6 मटके खाली करेंगे। तो ओवरऑल हर घंटे टैंकी में कितने मटके भरे जाएंगे? 2 मटके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 भरने वाले पाइप और 2 खाली करने वाले पाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। हमें इसका सम बताना है कि क्या होगा। 1 - 1/n + 1, 1 - 2/n + 1, 1 - 3/n + 1, 1 - n/n + 1। अगर मैं इसका एलसीएम लूं n + 1, n + 1 - 1, n + 1 - 2, n + 1 - 3/n + 1, n + 1 - n/n + 1। तो क्या आएगा? n/n + 1, n - 1/n + 1, n - 2/n + 1। n से n कट गया तो 1/n + 1। यहां इसके बाद अगर मैं लेट कर लूं, n की कोई भी वैल्यू लेट कर लो, मैंने अगर 5 लेट करी तो क्या आएगा? 5/6, 4/6। सबके बीच में प्लस है, सबके बीच में मेरे पास यहां पर क्या है? प्लस। तो सबका एलसीएम तो क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर मैं इसके बाद ये वाला स्टेप यहां से हटा दूं, सबके बीच में प्लस था, तो क्या एलसीएम लिख सकता हूं? n + 1। ऊपर आएगा n + n - 1 + n - 2 + 1। इसको सोल्व करना है। अब अगर मैं इस स्टेप में लेट कर लूं कि n बराबर 5 है, तो क्या आएगा? 5/6, 4/6, 3/6 प्लस 1/6।
6, एलसीएम आ गया 6, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो मेरे पास क्या आ गया 12 15/6, 15/6। तो मेरे पास मैंने क्या लेट करा था n की वैल्यू 5, 3 से काट दूं तो 5/2, तो n की वैल्यू 5 है तो क्या आ गया n/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2n। ये हमारे पास है। या तो हम इस तरह से इसको सोल्व कर ले, 1 से लेकर n तक की मेरे पास क्या है AP है, तो AP के सम का फॉर्मूला लगा दे, या मैं सीधा n की वैल्यू लेट करूं तो मेरे पास क्या आ गया 5/2, 5 मैंने क्या माना था n, तो आंसर क्या आ गया n/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। ABCD सच ए ट्रेपेजियम वेयर विच AB बराबर CD, AB और CD आपस में बराबर है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC के समांतर है, ये इसके समांतर है। AD है 5 सेंटीमीटर, BC है 9 सेंटीमीटर। If the area of ABCD is 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, then what is the length of CD? हमें CD की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ये हमें दे रखा है 35, तो यहां से क्या आएगा 1/2 इंटू 14 इंटू एच बराबर 35, 2 से क्या 7 बार h की वैल्यू 35/7 5, तो इसकी हाइट कितनी आई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 तो ये भी 5, ये पूरी 9 थी, ये पूरी 9 थी, 5 यहां आ गई तो बार बची 4, तो 2 यहां जाएगी और 2 यहां जाएगी, तो ये 5 है, ये 2 है, तो ये क्या होगी रूट में 5 का स्क्वायर 25 + 2 का स्क्वायर 4, रूट में 29, तो हमारे पास क्या जाएगा ऑप्शन ए, रूट 29 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 3 पॉइंट्स A, B and C. These 3 points lies on straight line that passes through just below the object. The angle of elevation of the object at B is twice that of A and C is thrice that of at A. AB is equal to 15, BC 9, then the height of object will be. चलिए कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की हाइट है h, यहां पर कोई पॉइंट है A, उससे एंगल बन रहा है थीटा, B पॉइंट से एंगल बनेगा 2 थीटा, C पॉइंट से एंगल बनेगा 3 थीटा। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की हाइट बतानी कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं, यहां पर ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये भी थीटा होगा, ये थीटा, तो ये दोनों बराबर, तो ये भी क्या आएगी 15 सेंटीमीटर, ये 2 थीटा, ये 3 थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये 3 थीटा, तो ये 180 - 3 थीटा। अब अगर अपन यहां पर ट्रेंगल, इसको नाम दे दे D, इसको नाम दे दे E, तो ट्रेंगल BCE में अगर अपन साइन रूल अप्लाई करें तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन 180 - 3 थीटा अपॉन में 15 बराबर, इसके सामने ये वाली भुजा साइन थीटा अपॉन में 9, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा साइन 3 थीटा अपॉन में 5 बराबर साइन थीटा अपॉन में 3, 3 से काट दिए, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 5 बराबर साइन थीटा अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 9 साइन थीटा माइनस में 12 साइन क्यूब थीटा बराबर 5 साइन थीटा, तो 12 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/12 या 1/3, तो साइन थीटा बराबर 1/√3।
साइन थीटा बराबर 1/√3। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, थीटा ये 1 ये √3, तो ये कितनी आ जाएगी √2। अब यहां से मेरे को पता है कि साइन, ये मेरे पास भुजाएं आ गई 1 √3 और √2। तो यहां मेरे पास अगर ये 2 थीटा है, तो यहां से अगर मैं 2 थीटा के अकॉर्डिंग चलूं, इस वाले ट्रायंगल को अगर लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं लूं, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा h/15। साइन 2 थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर h/15। 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√3, कोस थीटा की वैल्यू √2/√3 बराबर क्या आएगी h/15। तो √3 इंटू √3 से 3 से चला गया 5 बार, h की वैल्यू 5 इंटू 2√2, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी 59 का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। A solution of sugar syrup have 15% sugar, another solution has 5% sugar. How many liter of the second solution must be added to 20 liter of the first solution to make a solution of 10% sugar? हमारे पास एक 20 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें शुगर कितनी है 15%। दूसरा कोई सोल्यूशन है x लीटर का जिसमें शुगर कितनी है 5%, और दोनों को मिलाकर हमें एक सॉल्यूशन बनाना है जिसमें शुगर कितनी हो 10%। तो हमें बताना है कि कितने लीटर को मिलाया जाए। तो एलिगेशन लगा दें तो रेशो क्या आएगा 5:5, मतलब 1:1 में मिलाया जाए। तो यहाँ 20 लीटर है तो यहाँ भी कितना होगा 20 लीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 61। देखो 61 से 63 DI के क्वेश्चन है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें ध्यान से पढ़ना और आंसर्स देने। ब्रेकअप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 3600 एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग विभागों में 3600 कर्मचारियों की संख्या दिख रखी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। फिर हमें कह रहे हैं ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ 2040 मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। 2040 जो मेल है अलग अलग विभागों में उनके हमें दिखा रखा है। फिर हमें दे रखा है ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ 1200 एम्प्लॉई वो रिसेंटली गोट प्रमोटेड इन ईच डिपार्टमेंट, जिनका हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुआ है। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले यहां से अपन डाटा पढ़ लेते हैं और फिर वहां जाकर सोल्व कर लेते हैं। इफ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज who गेट प्रमोशन फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट वर मेल, what was the approximate percentage of male who got promoted from the IT डिपार्टमेंट। हमें कह रहा है यदि IT डिपार्टमेंट में पदोन्नत हुए आधे कर्मचारी क्या है मेल है, आधे कर्मचारी मेल है, तो हमें कितने % मेल प्रमोट हुए ये बताना है। IT डिपार्टमेंट ये रहा, इसमें टोटल कितनों का प्रमोशन हुआ 26%। 1200 का 26%, 1200 का 26% निकाले तो क्या जाएगा 12 गुना 26 260 और 52 312। टोटल प्रमोशन हुआ IT डिपार्टमेंट के अंदर 312। 312 में से आधे मेल है, आधे मेल है, इसका मतलब मैं आधा कर दूं तो 156 मेल का प्रमोशन हुआ। टोटल कितने मेल में से IT में कितने % मेल है 20%। 2080 का 20% अगर मैं निकालूं तो 2040 का अगर मैं 20% निकालूं तो क्या आ जाएगा 408। तो टोटल 156 मेल प्रमोट हुए, कितने में से 408 में से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। अब अगर इसको 4 से काट दूं, ये क्या 102 बार, 4 तिये 12 बच जाएगा मेरे पास, 3 36 चला जाएगा 9 बार 39। 3 से काट दूं तो चला गया 13 बार, 3 से चला गया 3 तिये 9 34 बार। तो क्या जाएगा 1300 बटा 34%। या इसको मैं फिर 2 से काट दूं तो ये क्या 17 बार, ये चला गया 50 बार। 13 इंटू 50 मेरे पास क्या बना 650 बटा 17। तो क्या आया 17 तिये 51।
बच जाएगा मेरे पास 14 140, फिर चला जाएगा लगभग 8 बार 136, तो लगभग 38% पुरुषों का क्या हुआ, इसमें प्रमोशन हुआ। तो 61 का आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर डाटा पर चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। प्रोडक्शन और मार्केटिंग में काम करने वाली महिलाओं की कुल संख्या। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, चलिए चलते। प्रोडक्शन और मार्केटिंग, इसके अंदर टोटल एम्प्लॉइज है 53%, 35 और 18 53%, तो टोटल एम्प्लॉइज तो है 3600 के 53%। इसमें से मेल और देख ले। मार्केटिंग के अंदर अगर अपन देखें, प्रोडक्शन के अंदर 50% और मार्केटिंग के अंदर 10%, 60%, 2040 का 60%, माइनस 2040 का 60%, तो यहाँ पर फीमेल आ जाएंगी। परसेंटेज से मैंने क्या करा, ये 2 जीरो काट दी, 6 3 18, कैरी आ गई 1, 9 30 40, 0 कैरी आ गई 4, 1908। यहाँ से 2040 का 60% निकालो, परसेंटेज से ये 2 जीरो गई, 1224, ये मेरे पास आ जाएगा। 1908 में से 1224 गए, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 2 गई 8, 18 में से गए 6, 684 फीमेल है दोनों डिपार्टमेंट के अंदर मिलाकर 684। ऑप्शन ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। लेखा विभाग में कितनी महिला कर्मचारी काम करती है अकाउंट डिपार्टमेंट्स में। चलिए चलते हैं फिर डायग्राम पर। अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल है 20% लोग, टोटल लोग हैं 3600 के 20%। इसमें से मेल अगर ढूंढे तो मेल टोटल 2040 है, उनके कितने हैं 5%, तो 2040 के 5% मेल है। टोटल एम्प्लॉइज में से मेल एम्प्लॉय घटा देंगे तो फीमेल की संख्या आ जाएगी। 3600 का 20% 720, 2040 का 5% 102, 720 में से 102 घटा दिया तो 618। तो लेखा विभाग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है 618। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। x अपॉन वाई बराबर z अपॉन डब्ल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। x अपॉन वाई बराबर z अपॉन डब्ल्यू, तो एक्स डब्ल्यू बराबर वाई जेड। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2xy जेड डब्ल्यू, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एक्स वाई जेड डब्ल्यू प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स डब्ल्यू को क्या मैं वाई जेड से रिप्लेस कर दूं तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड को अगर मैं एक्स डब्ल्यू से रिप्लेस कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मैं अगर इसको लिखूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से अगर मैं डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। तो 64 का आंसर क्या है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज। हमें सीरीज के एन पदों का योग ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखो सीरीज है 11, 103, 1005 एंड सो ऑन। अब यहां पर एन पदों का योग चाहिए तो दो ऑप्शन है, या तो आप इसको पूरा सोल्व करो या हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लेट कर लेते हैं कि n बराबर 2 है, तो दो ही स्टेप आएंगे उसमें।
तो इनका सम क्या हो जाएगा 114। अब n की जगह 2 रखकर देखो हर ऑप्शन में जो सेटिस्फाई करे वो आंसर। 2 रखा 100 माइनस 1 99, 9 से गया 11, 11 इंटू 10 110, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत है, 114 चाहिए। अब मैं पहले से सीधा तीसरे ऑप्शन पर जाऊं तो प्लस इसमें n स्क्वायर है, 10 गुना 99/9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 110 प्लस 4 114, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अपन और ऑप्शन चेक करके देखते। ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि प्लस n है तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में बटा में 11 का भाग है तो 9 बार चला जाएगा 90, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। तो आप सीधा कर सकते हो, और नहीं तो इस सीरीज को पूरा सोल्व करो। 11 को लिखो 10 प्लस 1, 103 को लिखो 10 का स्क्वायर प्लस 3, 1005 को लिखो 10 का क्यूब प्लस 5 प्लस 100, तो एक सीरीज बनेगी 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, एक ही जीपी बनेगी। एक बनेगा ओड नंबर्स का सम 1 3 5 और n तक, ऐसे। तो फिर हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। अब ओड नंबर का सम क्या होता है n स्क्वायर, तो ऑप्शन से देखें तो n स्क्वायर इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। 81 और 9, 9 बेचारा क्या 3 का स्क्वायर, 81 बेचारा क्या 3 की पावर 4, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 4 की पावर 3.6 इंटू में 3 के स्क्वायर की पावर 2.7 अपॉन में 3 के पावर 4 की पावर 4.2 इंटू में 3, तो क्या बना 3 की पावर 14.4 प्लस 5.4 अपॉन में 3 की पावर 16.8 प्लस 1, तो 3 की पावर 19.8 माइनस में 17.8, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 67। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड द HCF इज 5, देन LCM इज। LCM का फॉर्मूला क्या होता है HCB, तो HCF कितना है 5, संख्याओं का अनुपात 4:5, तो LCM क्या आ जाएगा 100, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्लांट सरफेस एरिया, देन वैल्यू ऑफ दिस। H and R height and radius of the cone respective is of the cone। M गलती से टाइप हुआ है, कोन है, हमें इसका मान बताना। हमें कह रहा है आयतन का संख्यात्मक मान तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तिर्यक स्पर्श एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई r l। l क्या होता है रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर पाई r इंटू रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r से r की एक पावर गई। मैं स्क्वायर अगर कर दूं तो 1/9 r स्क्वायर h स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r स्क्वायर h स्क्वायर का भाग दे दूं तो 1/9 बराबर 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर बराबर 1/9, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। A cardboard sheet is form of a right of a circular sector of radius 30 cm and center angle 144 डिग्री। 144 डिग्री का सेंटर एंगल है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का मेरे पास एक वर्तीय त्रिज्या खंड है। इसको मैंने मोड़कर एक शंकु बनाना है। इससे मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है कोण में। तो शंकु की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी,
अब देखो जब मैं इसको यहां फोल्ड करूंगा तो ये जो हिस्सा होगा ये फोल्ड होकर यहां पर ये बनेगा, ये हिस्सा फोल्ड होकर यहां पर ये बनेगा। तो मुझे शंकु की त्रिज्या बतानी कि क्या होगी। तो अब देखो यहां से अगर मैं इस क्या करूं, इसकी लंबाई निकालूं तो वो इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो अगर मैं इसकी लंबाई निकालता हूं त्रिज्याखंड की तो मेरे पास क्या होगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये क्या है, सर्किल की सरकमफ्रेंस परिधि होगी 2 पाई r, ये बराबर होगा 2 पाई r के। तो यहां से इसको सोल्व करें, 2 पाई से 2 पाई गया, 30 से गया एक बार ये गया 12 बार, 144 बटा 12 बराबर 12 बराबर r। तो हमारे पास इस शंकु की त्रिज्या क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस पेपर को जब फोल्ड करेंगे तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कह पाएंगे? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, एक पेपर की मदद से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे पास ये एक पेपर है, अगर मैं इसको सर्कुलर वे में काट लूँ देखिए, जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है 144 डिग्री एंगल वाला, इसको सीधा सीधा मानना, एकदम सीधा स्ट्रेट। ये देखिए, ये मेरे पास मान लिया कि 144 डिग्री एंगल वाला एक आर्क है। अब मैं जब इसको फोल्ड करके शंकु बनाऊंगा, जब मैं इसको फोल्ड करके यहाँ पर एक शंकु बनाऊंगा तो आपको हो सकता है वो शंकु कुछ इस तरह से दिखेगा, ये कुछ आपको ये शंकु ऐसा दिखेगा। तो मेरे पास ये इसका जो सामने वाला हिस्सा है, जब मैं इसको ऐसे शंकु बना रहा हूँ तो ये शंकु का बेस बनता हुआ दिख रहा है आपको, शंकु का बेस। तो मेरे पास क्या होगी, ये जो इसकी यहाँ पर आर्क की लेंथ है यही क्या बनेगी, ये बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ए बॉय इज बीइंग आस्क्ड बट 6/7 of a certain fraction was made the mistake dividing the fraction by 6/7 and so got an answer which exceed the correct answer by 13/70. Find the fraction. किसी बिन को 6/7 फाइंड करना था। मान लिया कि वो फ्रैक्शन x है, हमें फ्रैक्शन का 6/7 निकालना था, लेकिन गलती से उसने फ्रैक्शन को 6/7 से डिवाइड कर दिया, तो 6 नीचे रह गया और 7 ऊपर आ गया। अब जो आंसर आया वो सही आंसर से 13/70 अधिक है, तो वो फ्रैक्शन बताना है। तो क्या आएगा 7x/6 माइनस 6x/7 बराबर 13/70। एलसीएम ले लिया 6 × 7, तो क्या आएगा 49x माइनस 36x, तो क्या जाएगा 13x/6 × 7 बराबर 13/70। 13 से 13 गया, 7 से गया 10 पर, तो x की वैल्यू 6/10 या 3/5। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 3/5, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। The sum of salaries of A and B is 43,000. A spent 95% of salary, his salary. B spent 80% of his salary. If their saving are same, what is the A's salary? A और B की टोटल इनकम 43,000 है। A अपनी इनकम का खर्च करता है 95%, एक्सपेंडिचर करता है 95%, B करता है 80%। तो A बचाएगा कितना 5%, B बचाएगा कितना 20%। A की इनकम माना A, B की इनकम मानी B, तो A का 5% बराबर है B के 20% के। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया एक बार, ये गया 4 बार, तो A बटा B की वैल्यू 4:1।
तो इस 43,000 को 4:1 में बांट दें, हमें एक इनकम चाहिए 43,000 अपॉन में 5, वैल्यू चाहिए 4 की। 5 से गया 8 5 40, बच गया 30, चला जाएगा 6 बार 8600 इंटू 4, तो 34,400 रुपये। तो एक इनकम कितनी आ गई 34,400। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर होगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोसेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर है। सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला गया 1 प्लस कोस थीटा, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा बटा में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया कोस थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 73। इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, बीई परपेंडिकुलर टू एसी, एडी और बीई एक दूसरे को एफ पर काटते, बीएफ बराबर एसी है, तो एबीसी का माप बताना है। चलिए कोशिश करते। एक त्रिभुज एबीसी के अंदर एडी बीसी पर लंब है, एडी बीसी पर लंब है, बीई एसी पर लंब है, बीई एसी पर लंब है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एफ है, बीएफ बराबर एसी है, बीएफ बराबर एसी है, तो हमें एंगल बी की वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर है, कोण बी का माप बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। सबसे पहले अगर अपन ध्यान दें, एक तो हमारे पास ये थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं, ये इस पर लंब, ये इस पर लंब, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एफ, बी एफ बराबर एसी है, तो हमें क्या करना है बीसी का मान बताना है। तो सबसे पहले अगर अपन यहां से इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 तो 90, तो क्या ट्रायंगल बी एफ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एफ ई के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर अल्फा अल्फा, ऐसा हम कह पाएंगे पक्का क्या। चलिए अब अपन ट्रायंगल की बात करते हैं, बी एफ डी और ट्रायंगल बी एफ डी और ए सी डी की, ए सी डी कौन कौन से ट्रायंगल मैं ब्लू कलर से बनाकर दिखाता हूं। एक तो ये वाला ही ट्रायंगल और एक ये पूरा ट्रायंगल 90-90 डिग्री, दोनों में एंगल डी सेम है, दोनों के अंदर एंगल ये अल्फा ये भी अल्फा, दोनों में एंगल अल्फा अल्फा बराबर, भुजा बी एफ बराबर ए सी।
तो अपन क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कोंग्रुएंट सर्वांगसम। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कोंग्रुएंट सर्वांगसम। तो BF बराबर AC है, तो हम कह सकते हैं FD बराबर CD होगी और BD बराबर AD होगी। अब BD और AD बराबर है, तो BD और AD बराबर है। अगर मैं ये दोबारा से डायग्राम बनाऊं, ये A, ये बिंदु D और ये B। अब BD बराबर AD है, तो ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर, तो कितने कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो एंगल B कितना आ गया, 45 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ये कोंग्रुएंट मेरे पास कैसे हुए, सर्वांगसम कैसे हुए, ये एंगल बराबर, ये 90, ये 90। तो तीसरा कोण अगर मैं यहाँ थीटा कह रहा हूं, तो यहाँ भी क्या होगा, अल्फा थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री होगा। और मेरे पास ये भुजा AC बराबर है BF के, तो ऐसा हम कह पा रहे हैं। किसी को अगर दिक्कत हो तो दोबारा से इसको रिवाइंड करना और अच्छे से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 74। Anu sold an article for rupees 480 at some profit. Had she sold it for 400, there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of article? आर्टिकल को अगर मैं 400 में बेचूं तो कुछ लॉस होता है, मान लिया लॉस होता है 100 रुपए का। तो आर्टिकल को अगर 480 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट जो है लॉस का 3 गुना होगा, 3x का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 20, कहीं भी रख दो तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 400 प्लस x। तो 400 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 420 रुपए। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 420 रुपए। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। It take 2 hour 30 minute more than B to walk 40 किलोमीटर। मान लिया A की स्पीड A किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड B किलोमीटर पर आवर। A को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में B से 2.5 घंटे अधिक लगते। 40 किलोमीटर A चला स्पीड से, B चला स्पीड से, दोनों का डिफरेंस 2.5 घंटे या 5/2 घंटे। ए अगर अपनी चाल दोगुनी कर दे तो बी से 1 घंटा कम लेता है। ए अगर अपनी चाल दोगुनी कर दे तो बी को इतना टाइम लगेगा, ए को इतना टाइम लगेगा, डिफरेंस कितना, 1 घंटा। तो ए और बी के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में औसत कितना समय लगा। तो यहां से अपने को किसी की स्पीड चाहिए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो 40/b से 40/b कट जाएगा, 40/a माइनस में 40/2a बराबर 7/2। तो 40/a 1 माइनस 1/2 बराबर 7/2। तो 40/a इंटू 1/2 बराबर 7/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर 40/7, मतलब a की स्पीड 40/7 किलोमीटर पर आवर। और A को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, 7 घंटे। A का टाइम कितना आया, 7 घंटे। यहां से A की वैल्यू अगर यहां रख दूं, B की वैल्यू निकालू मैं, 40/40/7 माइनस 40/b बराबर 5/2। तो 7 माइनस 40/b बराबर 5/2। तो 40/b बराबर 9/2। तो b को कितना टाइम लगा, 9/2 आवर या 4.5 घंटे। अब मुझे ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में a और b को औसत कितना समय लगा। a और b का एवरेज टाइम क्या होगा, a प्लस b/2, 7 प्लस 9/2/2। तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 9 23/4 या 5 से ही 3/4।
5 घंटे और 45 मिनट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए, हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हम मिलेंगे नई पेपर में नई सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे। थैंक यू।